Which lipids are most commonly used as the high energy substrate? What are triglyceride and what is difference between fats and oils? What are the most common lipids? What are neutral lipids? What are storage lipids? अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नम्स की तैयारी कर रहे हैं या पब्लिक सर्विस मिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बायो से रिलेटेड किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मस्ट देखना। माय नेम इज इमरान खान और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इन तमाम सवालात को जो मैंने अपनी वीडियो के शुरू में आपके साथ शेयर किए हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड से रिलेटेड। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि लिपिड क्या है और लिपिड की जो एक क्लास हमने डिस्कस की थी वो क्लास थी एसिल ग्लिसरॉल, और मोस्ट कॉमन जो एसिल ग्लिसरॉल है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो एसिल ग्लिसरॉल है वो कौन से हैं? वो ट्राइग्लिसराइड हैं। हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखना इन्हीं ट्राइग्लिसराइड को हम क्या रहे होते हैं? फैट्स, या इन्हीं को हम क्या कह रहे होते हैं? ऑयल्स कह रहे होते हैं। यही ट्राइग्लिसराइड को हम क्या रहे होते हैं? न्यूट्रल लिपिड। और चूंकि प्लांट या एनिमल में लिपिड को जिस फॉर्म में स्टोर किया जाता है वो इसी फॉर्म में या फैट्स या ऑयल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। प्लांट ऑयल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, प्लांट लिपिड होते हैं, और एनिमल फैट की सूरत में, चर्बी की सूरत में स्टोर करते हैं। उनको हम क्या कह रहे हैं? स्टोरेज लिपिड। सो स्टोरेज लिपिड, न्यूट्रल लिपिड और मोस्ट कॉमनली यूज रेस्पिरेटरी लिपिड जो होते हैं वो यही होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। सो अब हम देखते हैं कि इनको डिफाइन कैसे करेंगे। मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसिल ग्लिसरॉल इज ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। जैसे मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एसिल ग्लिसरॉल की तीन बड़ी टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैटी एसिड दे यूज्ड। If there is a single fatty acid monoglyceride, if two are, so then it is called diacetyl glycerol or diglyceride. If there are three fatty acids, these are triacyl glycerol or triglyceride. So एसिल ग्लिसरॉल में जो मोस्ट वाइडली स्प्रेड हर तरफ आपको पाए जाएंगे वो लिपिड वो क्या हैं? वो हैं ट्राइएसिल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड, या इन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिपिड। Because all three fatty acids are actually neutralized by three alcoholic group of glycerol, so these are called neutral lipid. These are triester of, these are triester, not trimester, it is triester। चूंकि इसमें तीन एस्टर लिंकेज होती हैं, so these are called triester of one glycerol and three fatty acid। So what is the chemical composition of triglyceride? वो हम देखते हैं कि इनके कंपोनेंट क्या होते हैं। वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड। सो ट्राइग्लिसराइड आर कंपोज्ड ऑफ, यही चीज एमसीक्यूज में आ सकती है, अल्फा बीटा, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड। बाज़ औक़ात इन दोनों को ही एक ऑप्शन बना लिया जाता है, वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड, वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड। और एमसीक्यूज ऐसे आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो अल्फा ऑप्शन ही ठीक होगा, या वही ऑप्शन ठीक होगा जिसमें वन ग्लिसरॉल और थ्री फैटी एसिड होगा। अब हम देखते हैं कि हाउ ट्राइग्लिसराइड आर फॉर्म्ड एंड हाउ ट्राइएस्टर कंपाउंड आर फॉर्म्ड। अब ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए सिमिलरली हमें ग्लिसरॉल लेना पड़ेगा, ये ट्राई अल्कोहल लेना पड़ेगा जो कि एक्चुअली दो एडजेसेंट कार्बन पर जो कि OH हैं तो इसको ग्लिसरॉल भी कहेंगे। दिस ग्लिसरॉल इज एक्चुअली आ ट्राई अल्कोहल, इसमें तीन अल्कोहलिक ग्रुप हैं। दिस ग्लिसरॉल इज एक्चुअली ट्राई अल्कोहल। इसी तरह से अब हम देखें कि बाज़ का ग्लिसरॉल डाई अल्कोहल भी हो सकता है, जैसे आप ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखते हैं तो वहां पर दो कार्बन पर भी दो OH ग्रुप होते हैं, बट ग्लिसरॉल के लिए दो लगातार कार्बन पर OH आना जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम ग्लिसरॉल कहेंगे। एक्चुअली इसमें तीन चूंकि OH हैं इसलिए इसको ट्राई अल्कोहल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चूंकि तीन फैटी एसिड हैं, दिस वन इज वन फैटी एसिड, दिस इज सेकंड फैटी एसिड एंड दिस इज थर्ड फैटी एसिड। अब देखें पहले फैटी एसिड के साथ R प्राइम लिखा, ये R क्या एक अल्काइल ग्रुप होता है,
दूसरे के साथ R2' यानी दूसरा फैटी एसिड और 3' यानी तीसरा फैटी एसिड है। सो ट्राइग्लिसराइड हमेशा 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बनेगा। ये पूरे का पूरा एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें तीनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तीन डिफरेंट कंपाउंड है, क्योंकि सारे कंपाउंड क्या है, सेपरेट है, इनमें कार्बन आपस में लिंक नहीं है। बेटा ये फैटी एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, RCOOH। नेक्स्ट इस पर पूरी वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं कि फैटी एसिड, व्हाट आर फैटी एसिड, तो वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहां पर यही R ग्रुप यहां पर ये शो किया हुआ है, और COOH को COOH ऐसे करके लिखते हैं। क्लियर। अब मैं यहां पर रिएक्शन करने जा रहा हूं कि जब भी ये ट्राइग्लिसराइड का जब रिएक्शन होगा तो ये किस तरह से रिएक्शन होगा। बेटा ये चीज रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करके प्रूफ हो चुकी है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड हमेशा OH कंट्रीब्यूट करता है, जबकि अल्कोहल H प्रोवाइड करता है। देखिए यूजुअल सेंस में क्या होता है, वो प्रोटॉन हमेशा एसिड देता है, लेकिन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में प्रोटॉन हमेशा कौन दे रहा होगा, अल्कोहल से आ रहा होगा, और OH ग्रुप कहां से आ रहा होगा, वो एसिड से आ रहा होगा। होता यही है कि इसका OH और ये H आपस में रिएक्ट करेंगे, तो यहां से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये OH और ये H रिएक्ट करेंगे तो दूसरा पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये OH और ये H रिएक्ट करेंगे, तीसरा पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। नतीजे में क्योंकि यहां से कितने पानी के मॉलिक्यूल लिखेंगे, 3, तो यहां पर हम लिखेंगे -3H2O। तो ये एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, यानी फॉर्मेशन ऑफ समथिंग बाय रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, या इसी को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड आर फॉर्म्ड by which type of reaction, condensation reaction, by which type of reaction, dehydration synthesis। इसका अपोजिट होता है हाइड्रोलाइसिस, जिसमें पानी वापस ऐड होगा। जब हाइड्रोलाइसिस होती है ना, तो यही पानी का मॉलिक्यूल वापस ऐड होगा जहां से निकला था, तो ये ब्रेक डाउन होकर उन्हीं कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा जिसे वो बना था। क्लियर। तो ये रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कंडेंसेशन या जो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस को कह रहे होते हैं। अब देखें कि जब ये रिएक्शन होगा, तो मैंने आपको बताया कि यहां से H और यहां से OH ये निकल जाएंगे, ये H और OH निकल जाएंगे, यहां से भी H और ये OH निकल जाएंगे। ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन इस डायरेक्टली कार्बन से, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली, तो यही देख लें, ये वापस वही ग्लिसरॉल ये वाला शो किया हुआ है। फिर ये ऑक्सीजन जो रह गया था वो है, और ये डायरेक्टली आगे किससे जुड़ा है, कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन से। तो ये जो बॉन्ड होती है कार्बोनाइल कार्बन, जब ऑक्सीजन के थ्रू किससे जुड़ा हो, मैं इसको क्लियर करके बताता हूं। ये एक एस्टर लिंकेज होगी, ये दूसरी एस्टर लिंकेज होगी, ये तीसरी एस्टर लिंकेज होगी। सो इनको हम कहते हैं ट्राई एस्टर ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर। सो एक ट्राइग्लिसराइड के बनने में कितने पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे, 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे थे। सो ये पॉइंट याद रखना कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ 1 ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, 3। हाउ मेनी फैटी एसिड आर कंज्यूम्ड, 3। अब देखें चूंकि तमाम एसिड फुली तौर पर न्यूट्रलाइज हो गए, अब कोई एसिडिक ग्रुप पीछे नहीं रह गया, इसलिए इनको हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड। as all the acidic group, all the alcoholic group, all the OH group, all the acidic group, they are all 3 fatty acids are completely neutralized, no one is acid there, so these are called neutral lipid। क्लियर। इनको न्यूट्रल लिपिड कहेंगे। अब मैं आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताता हूं। आपको पता है कि ऑयली चीजें खाने से आपको प्यास ज्यादा लगती है, उसकी रीजन ये है कि जब आप ये फैट्स खाते हैं तो ये जो रिवर्स होगी इसकी डाइजेशन होगी, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो फैट क्या होता है, वापस लिपिड या जिनको हम कह रहे हैं फैट्स, जो भी हम चर्बी खाते हैं, जब ये डाइजेस्ट होती है तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैटी एसिड्स। कितने फैटी एसिड, 3, और एक ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। कितने पानी के मॉलिक्यूल यूज होंगे, अब यहां पर +3H2, 3 पानी के मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो चूंकि लिपिड डाइजेशन में 3 टाइम मोर वाटर कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमें ऑयली चीजें खाने से प्यास लगती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स जो होती हैं वो हैं फैट्स और ऑयल्स, जिनको नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में कंपेयर करने जा रहा हूं। फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं ये लाइटर देन वाटर होते हैं। आप देखें कि जब भी ऑयल को आप पानी में आप फेंकते हैं तो ये पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसके अलावा आप अगर कुकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आप घर में कुकिंग कर रहे हैं, तो जब भी ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसमें पानी डालेंगे तो आग लग सकती है। रीजन क्या है,
क्योंकि जब ऑयल चूंकि क्या होता है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ये इसकी डेंसिटी जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स इन ऑयल इज 0.8 जो कि पानी से लेस है। ठीक है, अब पानी चूंकि भारी है तो जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो ऑयल्स के ऊपर जब पानी आप डालते हैं तो पानी चूंकि वजनी है तो वो नीचे जाने की कोशिश करता है, तो पानी जब नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वो ऑयल को ऊपर उठाएगा। क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म है तो एकदम जब वो निकलेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इधर उधर बिखरेंगे, बाद का आग भी लग जाती है। इसलिए कभी भी आप कुकिंग कर रहे हैं तो जब ऑयल आपने कढ़ाई पर रखा हुआ है तो कभी भी उसमें पानी का छींटा ना गिरने दें। इससे क्या होगा, सडन वो एमल्सिफिकेशन होगी, वो ऑयल के ड्रॉप इधर उधर जाएंगे और आग भी पकड़ सकते हैं वो। ठीक है, अब दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन, ज्यादातर जो फैट्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑयल्स अगर हैं तो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन अगर वो फैट्स की फॉर्म में तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। आप टेम्परेचर डाउन करें तो वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। तो ऑयल्स की फॉर्म में ये नॉन क्रिस्टलाइजेबल होते हैं, जबकि फैट्स की फॉर्म में दे कैन बी क्रिस्टलाइज। अब we are going to discuss a comparison between fats and oil. This is one of the most frequently asked question, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, what is difference between fats and oil। अब देखें, मैं दोबारा से आपको स्ट्रक्चर पर ले जाता हूं। हमने स्ट्रक्चर में देखा कि एक ट्राइग्लिसराइड जब बनता है तो उसमें फैटी एसिड यूज हो रहे होते हैं, ये फैटी एसिड यूज हो रहे होते हैं। इन फैटी एसिड में मैंने यहां पर ये आर ग्रुप शो किया हुआ, आर आर आर। ये आर चेन क्या होती है, ये कोई कार्बन चेन है, इसमें एक कार्बन भी हो सकता है, इसमें दो कार्बन भी हो सकते हैं, इसमें तीन भी हो सकते हैं, इसमें 17 भी हो सकते हैं, तकरीबन ये 2 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। तो एक्चुअली जो ट्राइग्लिसराइड में फैटी एसिड यूज होते हैं, इनमें जो आर चेन होती है वो एक लंबी कार्बन की चेन हो सकती है। अब इस कार्बन चेन के अंदर क्या डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है, इस बेस पर उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो वो फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं मौजूद, उनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और सैचुरेटेड फैटी एसिड हमेशा क्या बनाएंगे, फैट्स बनाएंगे। सो फैट्स दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर कोई भी एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में आ गई, आर ग्रुप में आ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सो सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर बनाएंगे जो ट्राइग्लिसराइड तो वो फैट्स कहलाएंगे, और वो ट्राइग्लिसराइड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होंगे उनको क्या कहेंगे, ऑयल्स कहेंगे। जो फैट्स होते हैं जैसे चर्बी आप देख लें, जैसे बटर आप देख लें, घी देख लें, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि ऑयल लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ज्यादातर फैट्स आप मक्खन चर्बी एनिमल से हासिल करते हो, जबकि कोकोनट ऑयल, इसी तरह से कैनोला ऑयल, ये जितने भी ऑयल हैं, पाम ऑयल है, ये सारे कहां से ऑयल हासिल होते हैं, एनिमल प्लांट इन ओरिजिन होते हैं। तो ऑयल्स आर प्लांट इन ओरिजिन, जबकि फैट्स जो होते हैं वो एनिमल ओरिजिन होते हैं। फैट्स कैन बी क्रिस्टलाइज, अगर आप टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे तो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जबकि ऑयल्स को क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता है। जो फैट्स होते हैं अनहेल्दी होते हैं बिकॉज दे कैन कॉज ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज कॉज कर सकते हैं क्योंकि ये जम जाते हैं, जबकि ऑयल्स आर कंसिडर्ड टू बी हेल्दी एज कंपेयर टू फैट्स। अब मैं आपको इसको लिंक करूंगा, जो बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ईयर के एक चैप्टर नंबर 15 में थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट, थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट में आपने पढ़ी थी। कोल्ड इन्वायरमेंट में जब थर्मो रेगुलेशन होती है तो उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर जो, क्योंकि यही फैटी एसिड जो होते हैं बिल्कुस, ये फैटी एसिड फास्फोलिपिड भी बनाते हैं, और फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन बनाते हैं। मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लूइड इन नेचर होती हैं। लेकिन अब आपने देखा कि अगर फैटी एसिड क्या हैं, वो ऑयली हैं, तो वो सॉलिडिफाई नहीं होंगे, वो जमने नहीं देंगे, और अगर वो सैचुरेटेड हैं तो वो जम जाएंगे। इसलिए सर्दियों में अगर मेम्ब्रेन के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा हैं तो वो इंटरलॉक हो जाएंगी, उनकी फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका इलाज प्लांट ने क्या किया था, दे इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जस्ट टू अवॉइड द सॉलिडिफिकेशन, या वो जो सॉलिड नेचर से बचने के लिए मेम्ब्रेन इंटरलॉक नहीं होंगी। तो ये कोल्ड अडॉप्टेशन होगी प्लांट में कि दे कंटेन मोर अनसैचुरेटेड लिपिड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर्स आपके लिए काफी हद तक
सूदफुल साबित हुआ होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगबान।